चैप्टर नंबर 2.2 क्रम से अगर हम देखें तो ये 5वां अध्याय है हमारा। उसका नाम है हमारा संविधान निर्देशक सिद्धांत। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमें इस चैप्टर में सबसे पहले ये जानना है कि भारत का संविधान क्या है, उसका हमें एक संक्षिप्त परिचय लेना है। संविधान के निर्देशक सिद्धांत क्या क्या हैं, यानी गाइडिंग प्रिंसिपल। संविधान हमें किस चीज के बारे में बताता है, कैसे गाइड करता है, और भारतीय नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य यानी उनके राइट्स एंड उनकी ड्यूटीज क्या क्या हैं, ये हमें संविधान बताता है। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिकन, जिसे रिपब्लिक डे हम लोग कहते हैं, ये मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? इसको आप नेट पर खोज सकते हैं। इसके बारे में आप सर्च करिए कि 26 जनवरी को हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। अब आइए हम लोग संविधान के बारे में जानें। जैसे हम अपने घर पर, स्कूल या खेल के लिए नियम बनाते हैं, जैसे घर पे हमारे कुछ नियम है, कुछ हमारे खेलों के नियम है, और हमारे स्कूल के आने जाने के, पढ़ने के, लंच के, एग्जाम के कुछ नियम है, वैसे ही हर देश अपने लिए नियम बनाता है। इन्हीं नियमों को हम लोग कानून कहते हैं। देखिए, इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसको कैसे चलाया जाए, कैसे वो जनसंख्या सरवाइव कर रही है, और जो काम होने हैं वो कैसे होंगे, कौन व्यक्ति उसको करेगा, यदि वो नहीं करता है तो कौन व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है, इन सब चीजों के बारे में, यानी जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं नियमों को हम लोग कानून कहते हैं। संविधान का मतलब, विधान का मतलब कानून, और सम का मतलब जो सबके लिए समान हो। तो समान रूप से जो कानून सबके लिए लागू है, जिसका पालन दूसरे को भी करना है और हमें भी उसके साथ करना है, उसी को भी हम कहते हैं संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। भारतीय संविधान नियमों की किताब की तरह है। मतलब ये एक ऐसी किताब है जिसमें हर चीज के लिए नियम बताए गए हैं कि देश कैसे चलेगा। इसमें देश के लिए नियम और कानून है। यह भारत के लोगों के अधिकारों यानी राइट्स और कर्तव्यों यानी ड्यूटीज को बताता है। यह देश को अच्छे और सच्चे तरीके से चलाने में मदद करता है। यानी हम आप अपने आसपास जो देखते हैं कि हम वोट डालते हैं, कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है, फिर वो हमारे एरिया का पार्षद, विधायक, सांसद, ठीक है, या फिर मुख्यमंत्री बनता है या फिर प्रधानमंत्री बनता है, तो ये किस नियम के तहत होता है? ये नियम हमें संविधान में बताए गए हैं, ये नियम हमें संविधान में दिए गए हैं, और उसी नियमों का पालन सभी व्यक्तियों को करना होता है। जो व्यक्ति नियम का पालन नहीं करता है तो माना जा रहा है कि ये संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं और उन्हें नियमानुसार दंडित भी किया जाता है। अब कुछ फैक्ट हमें जानना है। सभी देशों का अपना संविधान होता है। देखिए, हर देश अलग है, उनकी भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति अलग है, ऐतिहासिक स्थिति अलग है, इसलिए उनके कानून भी अलग है, उनके संविधान भी अलग अलग हैं, यानी वो अपने नियम अलग रूप से बनाते हैं, अलग रूप से चलाते हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिखने वाली टीम के अध्यक्ष थे। यानी संविधान जब लिखा जा रहा था भारत देश का, उसमें जो नेतृत्व किया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया, और वो उसके अध्यक्ष थे। जो टीम इसको, हमारे संविधान को ड्राफ्ट कर रही थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अब भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल। देखिए, जब कोई संविधान बनाया गया या नियम बनाया गया आप कह सकते हैं, तो उस नियम को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था, आखिर क्यों उसको बनाने की आवश्यकता पड़ी, ये हमें बताता है कौन? उस नियम की उद्देशिका यानी संविधान की उद्देशिका प्रियम्बल। भारत के संविधान की उद्देशिका में इसके उद्देश्यों और सिद्धांत के बारे में बताया गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान की जो उद्देशिका है यानी जो प्रियम्बल है, उसमें उद्देश्य और सिद्धांत निम्न में से दोनों के बारे में बताया गया है, केवल एक के बारे में बताया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको लिखना है कि आपको टिक करना है कि उद्देश्य और सिद्धांत दोनों के बारे में बताया गया है। अब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने और भारत के सभी लोगों को सुरक्षित रखने का संकल्प लेते हैं। ये हमारे प्रियम्बल में लिखा है। यानी हमारा संविधान कह रहा है कि हमारा ये उद्देश्य है कि हम भारत के सभी लोगों को एक, जो भारत में सारे लोग रह रहे हैं, उसको एक हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएं, और भारत के सभी लोगों को हम इस नियम और कानून की वजह से सुरक्षित रखेंगे। अब ये जो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका क्या मतलब होता है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। यह एक घोषणा है
जिसमें भारतीयों ने स्वयं को स्वतंत्र बताया है, यानी प्रियम्बल के जरिए, यानी संविधान की उद्देशिका के जरिए भारतीय कह रहे हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं और एक ऐसे नियम और कानून को बना रहे हैं या बना दिया है जो सबके ऊपर समान रूप से लागू होगा और इसके ये फायदे हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि इस राष्ट्र में सामाजिक और आर्थिक समानता होगी, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को नौकरी पाने और अपनी आजीविका कमाने के पर्याप्त अवसर और समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे संविधान की जरूरत क्यों है, इसके बारे में आप पढ़िए और इसमें टिक करिए। क्या लोगों के साथ समान व्यवहार के लिए, सभी लोगों को शिक्षित करने के लिए, सभी नागरिकों को समर्थ बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो मेरे समझ से तो उपरोक्त सभी, क्योंकि सबके साथ समान व्यवहार भी कर रहा है, सभी लोगों की शिक्षा की भी बात करता है, सभी नागरिकों को भी समर्थ बताता है, तो उपरोक्त सभी आंसर भी सही होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कि क्या निर्देशन है। जो भी हमने कुछ पॉइंट आपको हाईलाइट किए हुए दिखाए थे कि ये कीवर्ड्स हैं, इनका क्या उपयोग है और इनका क्या मतलब है। प्रस्तावना में दिए गए निर्देशक सिद्धांत देश की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। अब ये जो निर्देशक सिद्धांत हैं, जो सिद्धांत हम कह सकते हैं कि प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र, ये सब क्या है, सिद्धांत हैं जो हमारे देश की विशेषता के बारे में बताते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं इसको। भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि भारत अपने निर्णय खुद ले सकता है, यानी भारत देश के लिए निर्णय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं लेंगे। भारत देश के लिए निर्णय कौन लेगा? भारत के प्रधानमंत्री लेंगे। भारत के राज्यों के प्रधानमंत्री भारत अपने अपने राज्यों के लिए लेंगे, यानी चुनी हुई जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो अपने राज्य के लिए या फिर देश के लिए निर्णय लेंगे। भारत एक समाजवादी देश है। समाजवादी का मतलब सोशलिस्ट। इसका मतलब है कि सरकार को सभी जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति से आने वाले लोगों को संसाधन और अवसर समान रूप से वितरित करने चाहिए। मान लीजिए कोई पिछड़ा व्यक्ति है जो जंगल में रहता है, जिसे हम आदिवासी भी कहते हैं, अगर वो भी योग्य है तो उसे भी नौकरी पाने का उतना ही अधिकार है जितना हमें और आपको है। इसलिए संविधान में उनको समाजवाद के जरिए समावेशित किया गया है, लाया गया है कि अवसर की समानता सबके लिए बराबर रहे। इस पर हम कभी विस्तृत चैप्टर जब एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत ही विस्तृत तौर पे एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। अभी यहाँ पर आईटीआई लेवल पर केवल इतना ही समझना जरूरी है कि सरकार किसी को भी भेदभाव नहीं करना चाहती है। किसी के भी लिंग, जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति के आधार पर उससे संसाधनों को छीन लिया जाए और वो परेशान रहे, वो व्यक्ति परेशानी में रहे, कठिनाई में रहे, तो ऐसा वो नहीं चाहती है। वो चाहती है कि संसाधन सबको समान रूप से वितरित किए जाएं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब क्या संविधान हमारा या हमारी गवर्नमेंट ये सोच सकती है कि जो विद्युत का कनेक्शन है वो अमीर व्यक्ति के तो यहाँ जाए लेकिन गरीब व्यक्ति के यहाँ ना जाए? ये बात अलग है कि गांव और शहरों में या छोटे शहरों में लाइट की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आप ये देखिए वितरण तो हर जगह हुआ है ना। उस खंभे से शहर में या उस गांव में या उस मोहल्ले में जो व्यक्ति संभ्रांत है उसको भी लाइट मिल रही है, जो व्यक्ति गरीब है उसको भी लाइट मिल रही है, जो पैसा दे सकता है वो भी जला रहा है। कुछ लोगों को फ्री, कई राज्यों में लाइटें हैं तो वहां वो फ्री के अनुसार जला रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के कनेक्शन देने पर ये नहीं कहा गया कि नहीं ये व्यक्ति ये निम्न जाति का है या ये व्यक्ति जो है कम पढ़ा लिखा हुआ है या ये इसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है इसलिए इसको विद्युत का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हमारे यहाँ फिलहाल नहीं हो रहा है। संसाधनों में भोजन, स्वास्थ्य, देखभाल, स्वच्छ पर्यावरण और बेहतर शिक्षा शामिल है। मतलब सबको बेहतर शिक्षा मिले, सबको अच्छा भोजन मिले, सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले और अच्छा पर्यावरण सबको मिले, ये हमको सुनिश्चित करना है समाजवादी विचारधारा के तहत। तो पहला हमने पढ़ा प्रभुत्व संपन्न और दूसरा हमने पढ़ा समाजवादी यानी सोशलिस्ट। अब तीसरा है विशेषता धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर। देखिए हमारा देश भारत विविधताओं का देश है और हमारे भारत देश में कई जाति, धर्म और संप्रदाय को मानने वाले भिन्न भिन्न लोग रहते हैं। कई सारे भाषा हैं, कई सारे धर्मों के अलग अलग त्योहार हैं जो लोग अपने अपने हिसाब से मनाते हैं, उनको मानने वाले। तो हमारे भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्म हमारे लिए एक समान है, लेकिन हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश एक किसी विशेष धर्म को सपोर्ट करता है।
सभी धर्मों या किसी भी धर्म को न मानने वाले लोगों के एक साथ समान व्यवहार किया जाना ही धर्मनिरपेक्षता है। यानी आप अगर कोई व्यक्ति कोई धर्म मानता है उसके साथ भी वही व्यवहार है, कोई व्यक्ति दूसरा धर्म मानता है उसके साथ भी वही व्यवहार है। हम किसी भी जाति या धर्म या संप्रदाय या व्यक्तिवाद को जो है बढ़ावा नहीं देते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है यानी डेमोक्रेटिक देश है। इसका मतलब है कि सभी लोगों को अलग अलग राय रखने और अपने फैसले लेने की अनुमति है। यहाँ सभी की राय, विचारों और विश्वास का सम्मान किया जाता है। अब देखिए, हम कहते हैं बार बार लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि किसी भी चीज का निर्णय सभी लोगों के माध्यम से लिया जाए। लेकिन अब आबादी इतनी ज्यादा है कि उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं वो नियम ये है कि सभी लोग अपने एक प्रतिनिधि को चुने और उनके हित का, यानी जो पब्लिक है, जो जनता है, उनके हितों के बारे में निर्णय कौन लेगा? हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि लेंगे। और वो जनप्रतिनिधि अधिकारियों की मदद से, योजनाओं की मदद से हमारी जनता का कल्याण करेंगे, जिसके लिए वो चुन करके गवर्नमेंट में आए हैं। चाहे सांसद हो या विधायक हो या आपके नगर पालिका, नगर निगम का पार्षद हो, मेयर हो, ये सभी लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और ये किसके लिए जवाबदेह हैं? जनता के लिए। भारत एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक। इसका मतलब है कि सभी लोगों को एक ऐसे नेता को वोट देने की आजादी है जो उनका प्रतिनिधित्व करे। अब देखिए, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि वहां पर राजा रानी का शासन नहीं है। मतलब मैं भी इलेक्शन खड़ा हो सकता हूं, अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहें तो आप भी खड़े हो सकते हैं और अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा के, अपनी फ्यूचर प्लानिंग को दूसरे तक पहुंचा करके और अपने कार्यों को कि मैं जीतने के बाद ये चीजें या इन्हीं समस्याओं पर काम करूंगा, तो हम भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हम अगर फला राजा के बेटे नहीं है या फला रानी की संतान नहीं है तो हम राजा या रानी इस देश के या इस देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। हम सभी लोग बन सकते हैं। यानी गणतंत्र पूरी तरह से लागू है। और गणतंत्र में किसी भी एक व्यक्ति के पास राजा या रानी की तरह सारी शक्तियां नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं उनमें भी आप देख सकते हैं, जैसे ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है, नगर पालिका के बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे लोकल स्तर पर ऊपर से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया गया है, पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ऊपर के स्तर से, और नीचे लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं, वो हमारी पावर को क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये हो गए 5 पॉइंट। प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेन, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, और गणतंत्र का माने रिपब्लिक। ये हमारे संविधान के क्या हैं? ये निर्देशक सिद्धांत हैं। यानी हमारे संविधान में ये चीजें बताई गई हैं, यही हमारे संविधान को, कानून को निर्देशित करते हैं, उन्हें एक दिशा देते हैं, और ये हमारे संविधान की विशेषताएं भी हैं। अब इन सारी चीजों के ऊपर आप अपने निर्णय को भी लिख सकते हैं कि आपको इनके बारे में क्या समझ में आया या क्या जो है आप इसको जानना चाहते हैं अभी। और इसमें आइए हम लोग भारतीय नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पढ़ें, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज और क्या हमारे राइट्स हैं। अधिकार वे चीजें जो हमें नैतिक और कानूनी रूप से करने की अनुमति है। यानी हमें वोट डालने जाना है तो वोट डालने का मतलब क्या है? कि हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, यानी हमें मत देने का अधिकार प्राप्त है। अब कुछ अधिकार हैं जिन्हें बताया गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। देखिए, ये बहुत डिटेल्ड समझने की चीजें हैं, लेकिन संक्षिप्त में मैं केवल आईटीआई के उद्देश्य से आपको इसमें पढ़ा रहा हूं। मेरे इस चैनल में और भी वीडियोस जो आपके आने वाले लक्ष्मीकांत के डिटेल चैप्टर्स के वीडियो पढ़ेंगे, उसमें भी आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं आसानी से। समानता का अधिकार, पहला, जैसे देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म, भाषा, जाति, उम्र, लिंग का हो, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। यानी हमारा कानून सबके लिए एक समान है। किसी के साथ इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि उसकी धर्म क्या है, उसका भाषा क्या है, उसकी जाति क्या है और उसका लिंग या उसका और कोई बैकग्राउंड क्या है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। सभी लोग अपना काम धंधा व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि केवल एक काम वही व्यक्ति करेगा, दूसरा नहीं करेगा। यानी हमको पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता में भी आप अंदर पढ़ेंगे तो कई तरीके के अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, अपना व्यापार करने की स्वतंत्रता है, बहुत ही डिटेल है। तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार, जैसे बाल श्रम पर रोक लगाना। अब देखिए, बाल श्रम, आप पहले आपको पता है कि कानून लोग क्या करते थे कि लोगों को अपने
उसमें रखते थे, बंदिश में रखते थे, उनसे जबरन बाल मजदूरी करवाते थे और उनको पैसा भी नहीं देते थे। तो इन सबसे भी शोषण से हम फ्री हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। आप अपने हिसाब से अपने धर्म को मानिए, जिस भी धर्म के आप हैं, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती या दबाव नहीं है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सभी लोगों को अपनी संस्कृति, भाषा या लिपि के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। भाई आप जिस धर्म में हैं उसकी भाषा को, उसकी संस्कृति को, उसकी लिपि को आप समझिए और उसको प्रैक्टिस करिए और उसको संरक्षित करिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अब मान लीजिए ऊपर दिए गए पांचों अधिकार में से कोई एक अधिकार आपका जो है नहीं आपको मिल रहा है या वो अधिकार पाने में कठिनाई हो रही है, तो उसकी मांग के लिए आप जो है हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भी जा सकते हैं। कर्तव्य यानी ड्यूटीज, कर्तव्य एक जिम्मेदारी है, अपने और दूसरों की सुविधा और सुरक्षा के लिए हमें इनका पालन करना चाहिए। यह हमें एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। उदाहरण, अपने वाहन को दिए गए स्थान पर पार्क करना और किसी दूसरे की जगह पर पार्क नहीं करना चाहिए और वाहन चलाते समय हेलमेट पहनिए, ये हमारे कर्तव्य हैं। कुछ कर्तव्य और भी हैं। इलेक्शन है, हमें वोट डालने जाना चाहिए, हम वोट डालने जाते नहीं हैं और कहते हैं कि गलत प्रतिनिधि चुन गया, वो जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। तो जब आपने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया, आपने अपने कर्तव्यों को नहीं निभाया, तो अब आप क्या दूसरे को कहने के लिए जो है समर्थ हैं, उपयुक्त हैं? इसके बारे में आपको स्वयं सोचना चाहिए। यानी हमें जितना अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए चिंतित रहना चाहिए, उतना ही हमें अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए उत्सुक भी रहना चाहिए। ये इसका मर्म है, ये इसका अर्थ है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। प्लीज आप लोग चैप्टर अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंचाइए, जिससे CBT एग्जाम में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।